वेरी वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर संदीप बियोगी आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पे आप यूजीसी नेट जीआरएफ हिस्ट्री की क्लासेस लगातार कंटिन्यू प्रतिदिन करते आ रहे हैं दोस्तों। और हम लोग मॉडर्न इंडिया सीरीज को पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग सारे क्लासेस को करते करते पिछला क्लास जो हम लोग का हुआ था वहाँ पे हम लोग देख चुके हैं किस प्रकार भारत की सबसे बड़ी शक्ति मराठा शक्ति को अंग्रेज पराजित कर देते हैं और पूरे मराठा साम्राज्य को अपने अधीन कर लेते हैं। जब मराठे अंग्रेजों के अधीन आ जाते हैं तो उस वक्त पूरे भारत में एक साम्राज्य जो कि कह सकते हैं मराठों के बाद दूसरे नंबर की स्थिति में थी, और वहाँ उनकी जो ये स्थिति थी तो उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था रंजीत सिंह। रंजीत सिंह पंजाब में सिख साम्राज्य का एक बहुत ही जाना पहचाना नाम और सिख साम्राज्य को एक मजबूत राजनीतिक शक्ति प्रदान करने वाला शासक था। तो निश्चय ही आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पंजाब के बारे में पढ़ेंगे कि पंजाब में अंग्रेजों का किस प्रकार प्रवेश होता है, रंजीत सिंह का क्या शासनकाल था और पंजाब के सिखों और अंग्रेजों के बीच आंग्ल सिख युद्ध जो होते हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या होती है, मतलब उसके कारण क्या होते हैं। आज इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ 2 यूनिट में इसको बांट के पढ़ रहे हैं। पहला रंजीत सिंह के बारे में जानेंगे और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो सिखों के बीच हुई, रंजीत सिंह के बाद हुई है, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसके बारे में हम लोग अभी जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला है कि पहला जो पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और इसी के बाद से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। मैं आगे कंटिन्यू करने से पहले बताना चाहूँगा कि हम लोग मॉडर्न इंडिया से पढ़ रहे हैं, हम लोग ने मिडाइवल का क्लास नहीं किया है। तो आपको इसके आगे अगर हम कंटिन्यू बढ़ते हैं, रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। इसको कंटिन्यू करने से पहले हमें थोड़ा सा मिडाइवल पे जाना होगा ताकि एक तालमेल बने और समझने में आसानी हो। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा फ्लैशबैक पे चलेंगे मिडाइवल इंडिया के बारे में कि पंजाब में मिडाइवल मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दौर में पंजाब की क्या स्थिति थी। इसीलिए हम लोग फ्लैशबैक पे चलते हैं थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे कि पंजाब में क्या स्थिति थी मध्यकालीन भारत में, और वो आधुनिक भारत आते आते रंजीत सिंह का शासन और फिर रंजीत सिंह की मृत्यु तक हम लोग फ्लैशबैक में ही देख लेंगे। इसके बाद पुनः हम लोग फिर यहाँ से कंटिन्यू करने लगेंगे कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है। तो थोड़ा हम लोग फ्लैशबैक पे चलते हैं। मिडाइवल एज में, इंडिया के मिडाइवल एज में हम लोग पंजाब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, और बड़े ही संक्षिप्त तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए बाद में पुनः रंजीत सिंह तक आएंगे, बाद में फिर से रंजीत सिंह तक आएंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो और एक कहानी की तरह लगी, क्योंकि इतिहास का ये जो पूरा है एक दूसरे से रिलेटिव होता है। तो हम लोग कोरिलेट करके चलेंगे और फिर से हम लोग चलते हैं फ्लैशबैक पे देखते हुए आएंगे दोस्तों। मध्यकालीन एज में यानी 15वीं सदी में इस एरिया में पंजाब क्षेत्र में गुरु नानक जी का जन्म होता है 1469 ईस्वी में, और गुरु नानक जी के नेतृत्व में एक नया धर्म का उदय होता है जिसको सिख धर्म बोलते हैं। तो सिख धर्म का उदय मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दौर में मिडाइवल एज में पंजाब के क्षेत्र में होता है, और ये नया धर्म अपने तरीका का था। और इस सिख धर्म में पहले गुरु नानक हुए, इसके बाद गुरु का क्रम चलता गया और कुल 10 सिख गुरु हुए। इसको हम लोग पूरा डिटेल में जब मिडाइवल पढ़ेंगे उस वक्त हम लोग एक एक गुरु के बारे में जानेंगे। यहाँ हमको बस इतना ही समझाना है कि मिडाइवल से लेकर मॉडर्न रंजीत सिंह के शासनकाल तक आपको जोड़ देना है, आपको कहानी की तरह आपके समक्ष मुझे रख देना है, ताकि आपको मॉडर्न जो पढ़ रहे हैं रंजीत सिंह और आंग्ल सिख युद्ध की पृष्ठभूमि आपको समझने में आसानी हो। तो अभी हम लोग सिख गुरुओं के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि
पंजाब में एक नए धर्म का उदय होता है गुरु नानक के नेतृत्व में, और गुरु नानक पहले गुरु होते हैं। इसी तरह अगले गुरु, दूसरे गुरु, इसी तरह 10 गुरु होते हैं और कुल 10 सिख गुरु हुए। और इन सिख गुरुओं का मुगलों के साथ बराबर किसी न किसी बात को लेकर संघर्ष होता रहा। मुगलों से इसका क्लैश होता रहा, क्योंकि मुगल इस्लाम को मानने वाले थे। दिल्ली में इस्लाम धर्म चल रहा था और बगल में पंजाब में नया सिख धर्म। तो थोड़ा धार्मिक रूप से दोनों में के बीच मनमुटाव था ही, और इसका बार बार बहुत सारे संघर्षों में इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। जहांगीर के काल में 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी जाती है। क्यों की जाती है इसका हम लोग जब मिडाइवल पढ़ेंगे मुगल काल, उस समय इसके बारे में डिटेल जानेंगे। बस अभी यहाँ हम लोग किस प्रकार दोनों में संघर्ष की स्थिति थी उसको ही बस जान रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार 9वें गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु के काल, 9वें गुरु जो थे औरंगजेब के काल में इसकी हत्या कर दी जाती है। इसी प्रकार 10वें गुरु गोविंद सिंह, एक पठान युवक मतलब ये भी इस्लाम को मानते थे, पठान युवक द्वारा 1760 में इसकी भी हत्या कर दी जाती है। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे और उन्होंने क्या किया, गुरु का पद को समाप्त कर दिया। गुरु का पद को समाप्त कर दिया मतलब जो धार्मिक पद था गुरु का वो समाप्त कर दिया गया। इसी में गुरु गोविंद सिंह के बहुत ही प्रिय शिष्य हुआ करते थे बंदा बहादुर। बंदा बहादुर पंजाब क्षेत्र का पहला इंसान था जो कि सिखों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया, और एक तरह से ये राजनीति से प्रभावित थे। इसके पहले जो गुरु का पद था वो सिख धर्म से संबंधित था, उसे राजनीति से मतलब नहीं था। सिखों को उन्होंने धार्मिक रूप से एक करने का प्रयास किया सिख गुरुओं ने, लेकिन बंदा बहादुर पहले इंसान थे जिन्होंने सिखों को राजनीतिक रूप से एक करने का प्रयास किया, और एक महत्वपूर्ण सेनानायक सिद्ध हुए बंदा बहादुर। ये गुरु गोविंद सिंह के प्रिय शिष्य हुआ करते थे। इसका जो मूल नाम था वो लक्ष्मण देव था, और मूलतः ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। इन्होंने भी मुगलों से संघर्ष जारी रखा, लोहगढ़ को अपना मजबूत किलेबंदी किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। मुगलों से संघर्ष के दौरान इन्होंने सरहिंद के मुगल सेनापति वजीर खान को भी मार डाला, उसकी हत्या कर दी वजीर खान को। लेकिन 1716 में उत्तर मुगल काल के शासक फारूक सियार के आदेश से बंदा बहादुर की हत्या हो जाती है। बंदा बहादुर की भी हत्या अंततः मुगलों के द्वारा ही हुई। तो मतलब मुगलों से सिखों का एक शुरू से ही मिडाइवल एज में से क्लैश रहा है, संघर्ष होता रहा है, और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम लोग इसको देख भी रहे हैं। बंदा बहादुर ने क्या किया था, पूरे सिखों को राजनीतिक रूप से और को एक करके रखा था। लेकिन बंदा बहादुर की जैसे ही मृत्यु हो जाती है, क्या होता है, उसकी एकता विखंडित हो जाती है। सिखों की एकता विखंडित हो जाती है और पूरा जो सिख एक साथ था अब वो 12 मिसलों में विभक्त हो जाता है। मिसल क्या था, क्षेत्रीय सरदार, मतलब पूरा जो पंजाब क्षेत्र था वो 12 छोटे छोटे सरदारों में विभक्त हो गया, जिसको क्षेत्रीय साम्राज्य या एक तरह से मिसल कहा जाता था। इसमें से 2 सबसे प्रमुख थे, कुल 12 मिसल थे, जिसमें से 2 बहुत ही प्रमुख थे। एक होता भंगी और दूसरा सुकर चकिया मिसल। तो भंगी मिसल काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे आरंभिक दौर में, लेकिन बाद में सुकर चकिया मिसल ने उसे पीछे कर दिया, और रंजीत सिंह जो बंगाल के एक बहुत महत्वपूर्ण शासक सिद्ध हुए, रंजीत सिंह का संबंध यही सुकर चकिया मिसल से ही था दोस्तों। तो रंजीत सिंह जिन्होंने क्या किया, सभी मिसलों को जीतकर भंगी मिसल को भी हराया और अंततः सभी मिसल को जीतकर एक विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना कर दी। वह इसी सुकर चकिया मिसल से ही संबंधित थे। रंजीत सिंह का संबंध सुकर चकिया मिसल से था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। रंजीत सिंह तक हम लोग पहुंच गए हैं कि रंजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से थे और विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की। इतना जानने के बाद हमें अब जानना होगा कि रंजीत सिंह का पूरा इतिहास, आखिर रंजीत सिंह कब शासन बने और उनका आरंभिक इतिहास क्या था। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह। तो रंजीत सिंह का शुरू से लेकर अंत तक, जन्म से लेकर उनकी राजनीति पूरा, उसके बाद उसकी मृत्यु तक पहुंचेंगे, और उसके बाद फिर
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पृष्ठभूमि पे आएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे रंजीत सिंह। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, रंजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सुकरचकिया मिसल, यहाँ ऐसे होगा, हाँ, सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह, मैंने सुकरचकिया मिसल के जो हेड थे प्रमुख महासिंह, उसी के यहाँ इनका जन्म हुआ था। महासिंह का ये पुत्र था। महासिंह की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद सुकरचकिया मिसल का प्रमुख बना दिया जाता है। किसको? रंजीत सिंह को। और जब उसको सुकरचकिया मिसल का प्रमुख बनाया जाता है, उस समय बहुत ही कम उम्र थी उनकी। इसी दौर में जब वो सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बन जाते हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया और 1797 तक रावी एवं चिनाब के प्रदेश का भी वो अपने नियंत्रण में सफल होते हैं। 1797 तक रावी और चिनाब के प्रदेश जो थे, रावी नदी और चिनाब नदी, उनके आसपास के जो क्षेत्र थे, उनको भी रंजीत सिंह जीतकर धीरे धीरे अपने नियंत्रण में कर लेता है और वहाँ का प्रशासन संभालता है। इसी बीच एक घटना घटती है। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह, वो पंजाब पे अटैक करते हैं और पंजाब क्षेत्र से अटैक करने के बाद जब वो वापस जाते हैं, तो उनके 12 तोप जो हैं उनके सैनिकों के, वो गिर जाते हैं चिनाब नदी में। चिनाब नदी में जब गिर जाते हैं, और हम लोग जानते हैं चिनाब का जो इलाका था वो था रंजीत सिंह का, तो चिनाब नदी से उसके तोपों को रंजीत सिंह निकलवा कर बड़े ही ईमानदारी के साथ जाके जमान शाह को पहुंचवा देते हैं। जमान शाह उनकी इस बिहेवियर से बहुत खुश हो जाते हैं और जमान शाह उसे क्या करते हैं, एक क्षेत्र देता है लाहौर, और जमान शाह उसे लाहौर क्षेत्र दे देता है और उसे राजा का उपाधि भी देता है। यही होता है, रंजीत सिंह को ब्रेक थ्रू मिलता है। इसके बाद फिर रंजीत सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रंजीत सिंह को जब लाहौर मिल गया, इसके बाद जल्द ही उन्होंने क्या किया, जम्मू एवं अमृतसर को भी जीत लिया और इन क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। इसके साथ ही जब उसे लाहौर मिल गया, अमृतसर मिल गया, जम्मू मिल गया, तो अन्य जो और मिसल थे, सिख मिसल थे, उसको अपने नियंत्रण में एक तो शक्ति के दम पर लेने का प्रयास किया है, कूटनीति के साथ उन्होंने उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया और अन्य मिसलों को अपने साथ नियंत्रित करने का प्रयास किया और इसमें वो काफी सफल रहे। अंततः सभी मिसलों को रंजीत सिंह ने जीत के सुकरचकिया मिसल में समाहित कर लिया। अब रंजीत सिंह के पास लाहौर भी था, रंजीत सिंह के नियंत्रण में अब लाहौर भी था और रंजीत सिंह के नियंत्रण में अमृतसर भी था। लाहौर का राजनीतिक रूप से काफी महत्व था, इसलिए इसे रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। लाहौर को रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, कि रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी किसे माना जाता है? लाहौर। इसी प्रकार सिखों में अमृतसर का काफी महत्व है, जहाँ गोल्डन टेम्पल भी है, इसीलिए अमृतसर को सिखों की धार्मिक राजधानी भी बोला जाता है, धार्मिक या सांस्कृतिक राजधानी भी बोला जाता है। तो रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर, सांस्कृतिक राजधानी अमृतसर। इसी बीच वर्ल्ड हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में कुछ घटनाएं होती है। ये जो दौर है, खासकर 1804-5 का दौर, इस दौर में नेपोलियन, जो फ्रांस के तानाशाह थे नेपोलियन, वो पूरे यूरोप में छा जाते हैं और वो एक समय ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा और जहाँ जहाँ अंग्रेज थे एक तरह से नेपोलियन से बचने का उपाय कर रहे थे। इसी क्रम में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बहुत सारे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रही थी, उसे तो उन्होंने अपने नियंत्रण में अच्छे से कर ही लिया था, लेकिन पंजाब उस दौर में उसके साथ नहीं था, पंजाब उनके नियंत्रण में नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, आखिर पंजाब से भी एक क्लियर कट नीति बनाने के लिए, ताकि पंजाब से भी उलझना नहीं पड़े, रंजीत सिंह से उलझना नहीं पड़े, एक संधि कर ली। चार्ल्स मैटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच अंग्रेजों ने एक संधि किया, जिस संधि को अमृतसर की संधि बोलते हैं। और यह संधि कब हुई? 25 अप्रैल 1809 को हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट
है भाइयों, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप देखे होंगे एग्जाम्स में इस अमृतसर की संधि से आए हैं। अमृतसर की संधि किनके बीच हुई थी? चार्ल्स मैटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच। कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। ठीक है, इस संधि के तहत क्या क्या है कि रंजीत सिंह से अभी हमें उलझना नहीं है, इसीलिए रंजीत सिंह का जो एरिया है और अंग्रेजों का जो एरिया है एक फिक्स उनका बॉर्डर बना लिया गया। अब बॉर्डर के तहत क्या किया? सतलज नदी जो था उसको बॉर्डर माना गया, सतलज नदी को बॉर्डर माना गया। और सतलज नदी का जो पूर्व का क्षेत्र था वो बोला अंग्रेजों का, और इसके जो पश्चिम का क्षेत्र था वो रंजीत सिंह का होगा। ये निर्णय लिया गया अंग्रेजों के बीच और रंजीत सिंह के बीच एरिया का डिवीजन कर दिया गया। एरिया का डिवीजन, सतलज का जो ईस्ट एरिया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का, और सतलज का जो वेस्ट एरिया है वो रंजीत सिंह का। मतलब पूर्व हो गया अंग्रेज और पश्चिम हो गया रंजीत सिंह का। एक तरह से ये फिक्स हो गया ताकि संघर्ष की स्थिति भविष्य में नहीं बने। इसी क्रम में अफगानिस्तान की भी राजनीतिक हलचल कुछ बढ़ जाती है। अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान के शासक थे शाह सूजा को आंतरिक राजनीति के कारण काबुल से अपना साम्राज्य खोना पड़ता है। शाह सूजा को काबुल से अपना साम्राज्य खोना पड़ता है, लेकिन वो उसको फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए रंजीत सिंह से मदद मांगते हैं, और रंजीत सिंह तो वैसे तो मदद करेंगे नहीं। रंजीत सिंह को उसके बदले में वो क्या देते हैं? कोहिनूर का हीरा। वही कोहिनूर का हीरा है दोस्तों जो अफगानिस्तान के शासक नादिर शाह मुगलों से लेके चले जाते हैं। इसको हम लोग मिटाइबल में पढ़ेंगे डिटेल में। तो नादिर शाह जो कोहिनूर हीरा लेके चले गए थे, उसी कोहिनूर हीरा को शाह सूजा से रंजीत सिंह को मिल जाता है। तो कोहिनूर हीरा वापस रंजीत सिंह को किससे मिला? शाह सूजा से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। मतलब अभी रंजीत सिंह का जो साम्राज्य है वो बढ़ रहा है, उनका प्रभाव भी बढ़ रहा है। रंजीत सिंह ने इतना ही नहीं किया, वो भारत के गिने चुने उन शासकों में थे जो अपने सेना के लिए विश्वविख्यात थे। और एक समय तो ऐसी थी रंजीत सिंह की सेना को पूरे एशिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी। और शायद यही कारण था कि जब तक रंजीत सिंह शासक बनकर पंजाब में रहे, अंग्रेजों ने कभी भी उससे उलझने का कोई प्रयास नहीं किया था। अभी हम लोग देखेंगे उन्होंने अपने सेना का किस प्रकार यूरोपीय पद्धति से गठन किया था, और टॉप क्लास के जो सेनानायक थे वर्ल्ड लेवल के, उसे उन्होंने अपने अंतर्गत लाकर प्रशिक्षण दिलाया अपने सैनिकों को। और इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ नाम को जिक्र करें, कुछ नामों के बारे में जिक्र करने वाले हैं, और ये नाम आपको याद रखने होंगे। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में। जैसे उन्होंने फ्रांस से एक व्यक्ति थे अलार्ड को रंजीत सिंह ने घुड़सवार का प्रशिक्षण के लिए रखा था। घुड़सवार का प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी व्यक्ति अलार्ड को रंजीत सिंह ने रखा था। इसी तरह इटली के एक व्यक्ति थे वंतुरा। एकदम देश का नाम भी आपको याद रखना है, और वो किस चीज संबंधित थे? उसे पैदल सेना को ट्रेनिंग देने के लिए रखा था। जो पैदल सेना था, थल सेना, उसको ट्रेनिंग देने के लिए रंजीत सिंह ने रखा था। इसी तरह एक फ्रांसीसी थे जिसका नाम था कोट को उन्होंने भी रखा था। फ्रांस के थे, और ये कोट तोपखाना से संबंधित थे, और ये फ्रांस के थे। इसी तरह अमेरिका के गार्डनर अमेरिकी थे, और इसे भी तोपखाना को किस प्रकार सुव्यवस्थित किया जाए, कैसे मजबूत बनाया जाए, इसके लिए उन्हें रखा था। तो इनको आप बिल्कुल याद रखेंगे। किस फ्रांसीसी को घुड़सवार प्रशिक्षण के लिए रखा था? तो अलार्ड। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। इटली के किस व्यक्ति को पैदल सेना के प्रशिक्षण के लिए रखा था? तो बंतुरा। इटली का एक ही आदमी था, बंतुरा। फ्रांस के ही किस व्यक्ति को तोप खाने के प्रशिक्षण के लिए रखा था? वो जनरल कोट। इसी तरह अमेरिका के किसको रखा था? जनरल गार्डनर इसको बोला जाता है, तोपखाना के लिए। और इसके इसी क्षमता को देखते हुए और रंजीत सिंह की इसी काबिलियत को देखते हुए एक फ्रांसीसी यात्री है जिसका नाम है विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से इसकी तुलना कर दी। इसकी क्षमता को देखते हुए
जिस प्रकार नेपोलियन यूरोप में शक्तिशाली है, और इसी प्रकार रंजीत सिंह को इन्होंने शक्तिशाली माना। इसकी सेना को देखकर, इसकी सेना को जो जिस प्रकार का ट्रेन किया गया था, सेना जितनी पारंगत थी युद्ध में, इसको देखकर उसे रंजीत सिंह को नेपोलियन से तुलना किया। किसने? विक्टर जाकमा ने। और विक्टर जाकमा कहाँ के थे? फ्रांस के। इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की है? तो विक्टर जाकमा, जो कि कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में एक उतार और फिर चढ़ान हर कुछ आता है, उनका प्रगति भी आता है, उनका पतन भी आता है। और इसी क्रम में आगे जब बढ़ते हैं तो 7 जून 1839 को इस महान शासक रंजीत सिंह, जिन्होंने सिखों को एक बहुत बड़ा साम्राज्य के रूप में बदल दिया, उसकी मृत्यु हो जाती है। 7 जून को रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। एक बड़ा, जिन्होंने साम्राज्य स्थापित किया, एक मजबूत नींव रखी पंजाब के लिए, उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इसके मृत्यु के बाद ही यहाँ पे अराजकता का माहौल छा जाता है पंजाब में। पंजाब में अराजकता का माहौल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे उत्तराधिकार का संघर्ष हो जाता है। उसकी अचानक मृत्यु के कारण वो उत्तराधिकार किसी को नियुक्त नहीं कर पाते हैं, और वहाँ पे आपसी गुटबाजी जो होता है, दरबारी गुट बन जाता है, और ये उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और इसी संघर्ष के दौर में अंग्रेजों को भी काफ़ी पंजाब पे नज़र था, लेकिन जब तक रंजीत सिंह थे उसके साथ वो संधि से भी बंधे थे, और दूसरा रंजीत सिंह में इतनी काबिलियत थी कि अंग्रेज कभी उसके सामने आकर खड़े नहीं हुए। लेकिन जब रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, उत्तराधिकार का संघर्ष यहाँ प्रारंभ हो जाता है, और रंजीत सिंह के पुत्र खड़क सिंह को वहाँ के जो दरबारी गुट थे राजा बना देते हैं। लेकिन खड़क सिंह बहुत ही अयोग्य था और बहुत ज़्यादा ये मदिरा में डूबे रहते थे, जिसके कारण इसकी भी मृत्यु 1839 में हो जाती है। देखिए, रंजीत सिंह की भी मृत्यु होगी 1839 में। इसके बाद खड़क सिंह बनते हैं, इसकी मृत्यु भी 1839 में हो जाती है। मतलब लगातार एक ही साल में 2-2 शासक की मृत्यु। इतना ही नहीं, नवनिहाल सिंह, खड़क सिंह का पुत्र, इसको भी राजा बना दिया जाता है हड़बड़ी में। लेकिन कहा जाता है जब वो दाह संस्कार करके खड़क सिंह का आ रहे होते हैं, तो इसी में रास्ते में ही दुर्घटना में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। मतलब 1839 में देखिए, पहले तो रंजीत सिंह की मृत्यु होती है, फिर रंजीत सिंह के पुत्र की मृत्यु होती है खड़क सिंह, फिर खड़क सिंह के भी पुत्र की मृत्यु हो जाती है इसी 1839 में। मतलब 3 शासक एक ही साल में जिस राज्य के मर जाए, वहाँ तो अव्यवस्था होना लाजमी है। तो वही हुआ पंजाब में। यहाँ बिल्कुल एनार्की की स्थिति आ गई, अराजकता आ गई, और गुटबंदी, जो सरदार लोग थे आपस में गुटबंदी प्रारंभ कर देते हैं, और वो चाहते हैं कि मेरे व्यक्ति को गद्दी पर बैठाया जाए, मेरा ज़्यादा पावर चले। इसी क्रम में क्या होता है, अब कोई तो बड़ा, जिसको कहते हैं एडल्ट, बचा नहीं था। इसी में रंजीत सिंह का सबसे छोटा पुत्र दिलीप सिंह, जो मात्र 5 साल का था, उसे राजा बना दिया जाता है। 5 साल के बच्चे को राजा बनाना पड़ता है, क्योंकि अंततः इधर सबकी मृत्यु हो जाती है। तो रंजीत सिंह का सबसे छोटा पुत्र 5 साल का दिलीप सिंह को राजा बना दिया जाता है। लेकिन 5 साल का बच्चा करेगा क्या? कुछ तो उसमें उस समय बुद्धि होता नहीं है। तो 5 साल के दिलीप सिंह को जब राजा बनाया गया, तो उसकी जो माता जी थी, उसकी माता, जिसका नाम था रानी जिंदा को उसका संरक्षक बना दिया जाता है। उसी के नेतृत्व में पूरे पंजाब का शासन चलता है। वो एक तरह से मैन रानी जिंदा ही थी, बस दिलीप सिंह नाम मात्र का गद्दी पे था, और उसकी संरक्षक थी रानी जिंदा, वही पूरे पंजाब में शासन चला रही होती है। लेकिन वो एक तरह से वो भी अक्षम और अयोग्य साबित होती है, वो भी गुटबंदी का शिकार हो जाती है, और इसके कारण आने वाली स्थिति और भी खराब होती है। रानी जिंदा दिलीप सिंह के संरक्षक होते हैं, जबकि हीरा सिंह डोगरा उसके कार्यकाल में वजीर होते हैं। हीरा सिंह डोगरा बहुत ही अच्छे वजीर थे, लेकिन सेना से उसकी नहीं पड़ती थी। तो जो पंजाब की खालसा सेना थी, खालसा सेना से उसकी पड़ती नहीं थी, इसलिए खालसा सेना
इसकी हत्या कर देता है। किसकी? हीरा सिंह डोगरा की, जो कि वजीर हुआ करते थे पंजाब के। उसकी हत्या कर देते हैं खालसा सेना। और जब हीरा सिंह डोगरा की हत्या कर दी जाती है तो उसके बाद ये कहा जाता है रानी जिंदा के एक प्रेमी हुआ करते थे, लवर हुआ करते थे। कुछ इतिहासकार इसे नहीं भी मानते हैं। तो एक लवर हुआ करते थे जिनसे उसका अफेयर चलता था रानी जिंदा का। उनका नाम था लाल सिंह। लाल सिंह लाल सिंह नया वजीर बनता है। हीरा सिंह डोगरा की जगह नया वजीर बनता है और सेना के साथ इसका संबंध अच्छा था। नया जो वजीर बनता है लाल सिंह, इसका सेना का साथ संबंध अच्छा था, लेकिन यह एक धोखेबाज व्यक्ति था। आगे हम लोग देखेंगे आंग्ल सिख युद्ध हुआ और सिखों की जो हार हुई उसमें इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। जैसे आप पंजाब में मीर जाफर को देखते हैं, उसी तरह बंगाल में मीर जाफर को देखते हैं, उसी तरह पंजाब में हम लोग लाल सिंह को उसी रूप में मान सकते हैं। जैसे वहाँ के सेनापति ने धोखा दे दिया था, बंगाल के सेनापति ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, उसी प्रकार लाल सिंह जो नया वजीर बनता है और लाल सिंह ही अपना सेनापति भी नियुक्त करता है, नया सेनापति, जिसका नाम है तेजा सिंह। तेजा सिंह तेजा सिंह और लाल सिंह, जो कि नया वजीर है लाल सिंह, और तेजा सिंह सेनापति है। ये दोनों गद्दार निकलते हैं, धोखेबाज निकलते हैं। जो काम बंगाल के लिए मीर जाफर ने किया था, पंजाब के लिए वही ठीक काम तेजा सिंह और लाल सिंह करते थे दोस्तों। और जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होते हैं, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें सिखों की जो पराजय होती है, इसमें यही दो धोखेबाजों की वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है और सिखों को पराजित करा देता है लाल सिंह और तेजा सिंह, दो धोखेबाजों ने। तो हम लोग राजा दिलीप सिंह को देख रहे हैं। राजा दिलीप सिंह बन जाते हैं। इसकी संरक्षक रानी जिंदा होती है। हीरा सिंह डोगरा उसके वजीर होते हैं। हीरा सिंह डोगरा की हत्या सेना कर देती है और हीरा सिंह डोगरा के बाद लाल सिंह वजीर होते हैं। और लाल सिंह वजीर बनने के बाद सेना से इसके अच्छे संबंध हैं और तेजा सिंह को ये सेनापति बनाने में सफल होते हैं। इसके बाद की स्थिति क्या होती है, इस प्रकार क्या हो देखते हैं हम लोग। पूरे पंजाब में अव्यवस्था और षड्यंत्र का माहौल रहता है। जब आपका केंद्रीय शक्ति ही कमजोर है, शासक ही कमजोर है, यहाँ पर तो दिलीप सिंह नाम मात्र का शासक है, उसकी संरक्षिका है रानी जिंदा, एक महिला है, और वो भी उतनी सक्षम नहीं है। ऊपर से उसका एक लवर है और उसका एक दोस्त है जो वजीर है और सेनापति है। तो यहाँ पे गुटबंदी का माहौल कायम हो जाता है और षड्यंत्र, हर जगह षड्यंत्र की बातें चलती रहती है। कैसे सत्ता पे अधिक से अधिक नियंत्रण स्थापित किए जाए, और अलग अलग गुट इसी फिराक में लगे रहते थे। इसी काल में और एक घटना घटती है, अंग्रेज अफगान पर अटैक करते हैं और 1843 में अंग्रेज सिंध का भी विलय कर लेते हैं, जो कि पंजाब के जस्ट पड़ोसी मुल्क है सिंध। सिंध का जब विलय कर लेते हैं और अफगानिस्तान जाने के लिए जो अंग्रेज सैनिक थे इसी पंजाब के रास्ते का ही उपयोग करते थे, जिसके कारण क्या हो गया, अफगान जो सैनिक थे वो चिंतित हो गए। उसे लगने लगा अफगानिस्तान को जीत लिया, अफगानिस्तान पे बार बार सैनिक जा रहे हैं अंग्रेज सैनिक, सिंध को भी जीत लिया, अब हो सकता है अगला नंबर हम लोग का ही हो, पंजाब पर भी अंग्रेज प्रयास कर सकते हैं जीतने का। और निश्चय ही उनका जो डर था वो सही था। अंग्रेज भी तो सही मौके की तलाश में थे। रंजीत सिंह तक भले ही उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब उसका जो अगला कदम होता और उनकी जो साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति थी अंग्रेजों की, स्वाभाविक रूप से पंजाब ही उसका अगला टारगेट था। और इस टारगेट को अचीव करने में जब रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेजों को मदद मिल जाता है, क्योंकि पंजाब में घोर अव्यवस्था का माहौल बन जाता है और षड्यंत्रकारी माहौल रहता है और सत्ता नाम की कोई चीज बचती नहीं है। बस अंग्रेजों को अब किसी तरह पंजाब में दखलंदाजी का बहाना ही चाहिए था और अंग्रेज इसी फिराक में थे रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद। इसी क्रम में 11 दिसंबर 1845 को एक घटना हो जाती है और ये घटना अंग्रेजों को पंजाब में एंट्री करने का मौका देती है और इसे ही
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का तात्कालिक कारण भी माना जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है इस डेट को। जैसे कि हम लोग पहले ही जान रहे हैं कि अमृतसर की संधि 1809 को चार्ल्स मेटकॉप और रंजीत सिंह के बीच हुई थी। इस संधि के तहत सतलज नदी के पूर्व का क्षेत्र अंग्रेजों का था, ईस्ट का क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी का था और सतलज नदी के वेस्ट का क्षेत्र मतलब पश्चिम का क्षेत्र रंजीत सिंह और सिखों का था। तो क्या होता है इस डेट को कि कुछ सिख सैनिक सतलज नदी के पूर्व के क्षेत्र, एक गांव है मोगा गांव, क्रॉस करके वहां चले जाते हैं। अब इसका आरोप अंग्रेज लगाते हैं। अब इसमें पूरी तरह सच्चाई से मानने से बहुत सारे इतिहासकार यहाँ भी इनकार करते हैं, लेकिन अंग्रेजों को बहाना चाहिए पंजाब में एंट्री का। उन्होंने यही आरोप लगाया कि सतलज नदी के पूर्व का जो मोगा गांव है वहां पे ब्रिटिश का जो क्षेत्र है वहां पे सिख सेना चली गई है, अर्थात उन्होंने अमृतसर की संधि का उल्लंघन किया है और ये उल्लंघन के कारण इन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए। और इसी बहाने को लेकर अंग्रेजों को मौका मिलता है और अंग्रेजी सेना पंजाब पर आक्रमण कर देती है और इसी से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो 11 दिसंबर 1845 की घटना अंग्रेजों को पंजाब में एंट्री करने का मौका देती है और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ये तो बस एक बहाना था, वास्तविकता यही है कि ये अंग्रेजों के लिए बहाना था, क्योंकि अगर यहीं पर रंजीत सिंह जिंदा होते और ये घटना हो भी जाती तो इसके बाद फिर से एक संधि होती, कुछ बातचीत होता, अटैक तो बिल्कुल नहीं करते और ये युद्ध की नौबत नहीं आती। रंजीत सिंह जब तक थे उनका अंग्रेजों के साथ अच्छा संबंध रहा, अंग्रेजों ने कभी भी उनके मामले में और रंजीत सिंह ने कभी भी अंग्रेजों के मामले में दखलंदाजी नहीं किया और संबंध अच्छे ही थे। तो यहाँ पे एक बहाना लेकर अंग्रेज पंजाब पे अटैक करते हैं और इसी से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत हो जाती है, जैसा मैंने पहले कहा, सिखों की हार होगी इस युद्ध में और सिखों को जो धोखा देने वाला है वह कोई और नहीं, उनका अपना सेनापति तेजा सिंह। जैसे मीर जाफर ने बंगाल में धोखा दिया और उसका अपना वजीर लाल सिंह, ये दोनों ही धोखा देंगे और सिखों की 5 युद्ध होगी और अंततः सिखों के प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में हार हो जाएगी। फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी होगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों, अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि एक ही साथ करने से ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो अगला जो क्लास होगा हम लोग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग जाने रंजीत सिंह का उदय कैसे हुआ और रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का उदय किस प्रकार होता है और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के कारण क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल आप ये जो क्लासेस आज देख रहे हैं इसके पहले का भी क्लासेस आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें और स्टार्टिंग से यूनिट बाय यूनिट ये पढ़ाई हो रहा है। सिलेबस के ओरिएंटेड यूनिट 7 का ये सारा चैप्टर्स हैं, आप उसको स्टार्टिंग से देखिए और यहाँ तक पहुँचिए। आपको बिल्कुल स्टोरी कहानी की तरह लगेगा, आपको समझने में आसानी होगी, आपके अंदर एक अस्थाई समझ विकसित होगी, इतिहास को कहानी के रूप में आप समझ विकसित कर पाएंगे। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो आप देख रहे थे एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे दोस्तों, बाय बाय।